मंच पर मौजूद सभा के सभापति साहब, हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाब प्रदीप भट्टाचार्य जी और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी वाम कांग्रेस के लीडर। और आज मैं इस मंच पर आकर आप सबके सामने मुझे यह खुशनसीबी हासिल हुई कि यहाँ पर इकराम साहब की लीडरशिप में जो हजारों लोगों ने, माँ बहनों ने आज कांग्रेस में झंडा थामा है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इकराम भाई के साथ ज्वाइन करने वाले तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ आज इस चुनाव की सभा में आज कलकत्ता से आप लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ बातें करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आज कांग्रेस के हमारे हरदिल उम्मीदवार जनाब प्रदीप भट्टाचार्य जी का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके चुनाव के प्रचार में मुझे बुलाकर कुछ बोलने का मौका देकर मेरी इज्जत अफजाई की गई है। मैं नॉर्थ बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला के रायगंज लोकसभा से वाम कांग्रेस जोड़ का कांग्रेस का उम्मीदवार के तौर पर मैं चुनाव लड़ा हूं। दूसरे चरण में मेरा चुनाव हुआ 26 तारीख को और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहे तो 4 तारीख को हम लोग जश्न मनाते हुए वहां से निकलेंगे। आज का ये जो चुनाव का इस चुनाव में आपके सामने मुख्तलिफ पार्टियां आएंगी, अपनी अपनी बात रखेंगी, अपने हक में वोट मांगेंगी। जमहूरियत है, हर किसी को ये हक है कि वो आपसे आकर अपनी बात कहे और आपसे अपना वोट मांगे। ये इख्तियार हर किसी को है। लेकिन आज सवाल ये है कि ये जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, जिस हक से आज आपके पास मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आकर आपके गांव में, आपकी गलियों में, आपके घरों पे जाकर अपने लिए वोट मांगते हैं, क्योंकि आज जमहूरियत है इसलिए वो आपके घर जा सकते हैं, आपसे वोट मांग सकते हैं, आपके नुक्कड़ पर खड़े होकर सभा कर सकते हैं। आज सवाल यही है कि आज हमारे जमहूरियत को खतरा है, आज जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। अगर ये चुनाव 2024 का अगर नरेंद्र मोदी के हक में चला गया तो यकीन मानिए कि 2024 ही आखिरी चुनाव होगा, आपकी जमहूरियत का कत्ल यही होगा। अगर जमहूरियत को बचाना है तो आपको इकट्ठा होने की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। और जमहूरियत को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हम सबको एक होकर राहुल गांधी के नारे के साथ, जो राहुल गांधी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा में कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं, तो ये मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए आपके गलियों में कहीं पर एक शटर उठाकर दुकान नहीं खोली जाएगी। आपके मोहल्ले में किसी शटर को उठाकर आप दुकान खोलकर नहीं बैठेंगे। अगर आपको नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो आपका मोहब्बत का दुकान का खोलने का काम हमारे उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य के जरिए होगा। उनको अगर आप यहां से जिताकर भेजते हैं तो नफरत के बाजार में, आपके कलकत्ता उत्तर में मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी और उसका जिम्मेदार, उसका हकदार आप होंगे और उस दुकान का पहरेदार हमारे प्रदीप भट्टाचार्य होंगे, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम फैलाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद चुनाव लड़कर आया हूं और मैंने देखा है कि किस तरह से बीजेपी के लोगों ने हमारे इलाके में नफरत फैलाकर फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने का काम किया है। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें तो जिस बीजेपी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया था 2014 में कि अगर मोदी की सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां होंगी, काला धन वापिस आएगा, ये तमाम 15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, इन तमाम चीजों को बाद में चुनावी जुमला कहकर इनको खत्म कर दिया गया। और आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज उनसे पूछिए 15 लाख रुपए कहां गए, कोई जवाब नहीं है। अगर आप पूछिएगा 15 लाख रुपया कहां गए तो बोलेंगे राम मंदिर बनाया है। आप अगर कहेंगे 2 करोड़ नौकरी कहां गई तो बोलेंगे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। आज अगर आप उनसे अपने हक और हुकूक की बात करेंगे, किसान अपने फसल की कीमत मांगेगा, आज गरीब अपना हक मांगेगा, मजदूर अपना मेहनत का पैसा मांगेगा, तो आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो क्या कहेंगे कि हमने राम मंदिर बनाया है, अभी काशी मथुरा बाकी है।
और इन्हीं मुद्दों में हमें उलझा के रख दिया जाता है। और उसके बाद भी जब लोग सवाल उठाते हैं तो उनको डराने के लिए CAA लाया जाता है ताकि आप डर जाएं, आपको को घबराया हार्ट में मुब्तला कर दिया जाए ताकि आप घबराते रहें, डरते रहें और आप ये सोचते रहें कि ये CAA हो गया तो हम अब हिंदुस्तान में रह पाएंगे या नहीं, हमारे घर में हम अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे या नहीं, हमारा इस मुल्क में हक रहेगा या नहीं। ये डर आपको सताया जा रहा है ताकि आप घबराहट में बाकी परेशानियों को भूल जाएं, आप 2 करोड़ नौकरी भूल जाएं, 15 लाख रुपया भूल जाएं, बेरोजगारी के मार से आप गुजर रहे हैं उसको भूल जाएं, महंगाई की मार आप पर पड़ रही है उसको आप भूल जाएं। तमाम चीजों से आपका ध्यान हटाने के लिए आज CAA का कानून लाकर आपको घबराने के कगार पे खड़ा कर दिया गया ताकि आप डरते रहें और घबराहट में आप कोई भी मुद्दा पर बात ना कर सकें। इसलिए मैं आपसे यकीन के साथ कहना चाहता हूं, मैं अली इमरान रंज, मैं भी एक मुसलमान हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी या मोदी के अब्बा में भी अगर इतनी ताकत है कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान को बाहर निकालने की ताकत रखता है तो पहला मुसलमान मैं बनने के लिए तैयार हूं कि मुझे हिंदुस्तान के बाहर निकाल के दिखाए। मैं दावे के साथ कहता हूं। और जो मोदी साहब ये कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि मुसलमान जो पाकिस्तान, ये नारा चलता है, बड़े शर्म की बात है कि हम जिस मुल्क में है ये जमहूरियत है, यहां पर हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म है, हर मजहब को यहां पर रहने का हक है, संविधान हमें ये इख्तियार देता है और ये इख्तियार हमको हमारे देश का संविधान ने दिया है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के जरिए आज हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों को जीने का हक है, अपने मजहब को मानने का हक है। और आज हमें नारा सुनना पड़ता है कि मुसलमान जाओ पाकिस्तान या जाओ कब्रिस्तान। अरे मैं सवाल करता हूं मोदी जी से कि आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान की कुल आबादी 15 करोड़ है और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 50 करोड़ है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान की आबादी 15 करोड़ है और हमारे मुल्क में मुसलमानों की आबादी 50 करोड़ है। अगर 50 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान पहुंच जाए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और इमरान खान नहीं बनेगा, अली इमरान रंज बनेगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी मुल्क आपको अपने मुल्क में अपने तादाद से ज्यादा लोगों को दाखिल होने नहीं देगा। अगर आपके घर में 2 कमरे का मकान है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में 2 मेहमानों को जगह दे सकते हैं, वो भी 3 दिन से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। और यहां अगर आपका मकान 2 कमरे का है, वहां पे 200 लोग आना चाहे आप घुसने दीजिएगा। तो वही हाल है कि कोई भी मुल्क जिसका नाम लिया जाता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तमाम मुल्कों की आबादी हमारे मुल्क से बहुत कम है। और रहा सवाल जो ये डर दिखाया जाता है कि मुसलमान माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी का जो नारा दिया जाता है, तो मैं आपको कहता हूं कि हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है कि माइनॉरिटी का एहसास दिलाकर ये बताया जाता है कि हम कमजोर हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है और दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। और इसी ताकत का इस्तेमाल सियासत में किया जाता है जो बंगाल में ममता बनर्जी करती है, जो मुसलमानों को अपने पल्लू से बांधकर उनको CAA का डर दिखाती है कि मोदी आएगा तो CAA होगा, मैं रहूंगी तो CAA नहीं होगा। अरे ये वही ममता बनर्जी है जिसने पार्लियामेंट में CAA को पास करके आकर बंगाल में नौटंकी किया है। ऐसे इस हालत में आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आज आप लोगों को, हमारी माँ बहनों को, जिस तरीके से आज लक्ष्मी भंडार का डर दिखाया जाता है, बहुत सारे वार्ड में तृणमूल के साथी जाकर आप लोगों को ये कहते हैं अगर तृणमूल को वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारा लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। ये डर आपको दिखाया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रदीप भट्टाचार्य जी ये पार्लियामेंट के लिए खड़े हुए हैं, ये दिल्ली की सरकार बनाएंगे, इससे बंगाल की सरकार नहीं बनेगी या गिरेगी। इससे बंगाल की सरकार का जो पॉलिसी है, लक्ष्मी भंडार भी रहेगा। और अगर दिल्ली में प्रदीप भट्टाचार्य जी जीत कर जाकर वहां पर इंडिया जोट की सरकार बनती है तो हमारी मां बहनों के लिए आने वाले कल में एक मां बहन को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा महालक्ष्मी भंडार की तरफ से, और महीने का 8,500 रुपया भी आपको मिलेगा और बंगाल का जो लक्ष्मी भंडार है वो भी आपको मिलेगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको लक्ष्मी भंडार देकर डराया जाता है।
राशन के नाम पर बोला जाता है कि फ्री का राशन दे रहे हैं, इसको तरक्की में गिनाया जाता है। मैं सवाल करता हूं, हमारी माँ बहन या बड़े बुजुर्ग, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं हर नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि फ्री का राशन देकर हमको ये बताया जाता है कि हमारी तरक्की हो रही है। ममता बनर्जी ये कहती है मैं 8.5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रही हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं 82 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन फ्री में देता हूं। तो आज इस बात को आप सुनकर अगर फख्र महसूस करते हैं तो ये हमारे मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है कि आज हमारा मुल्क में 82 करोड़ 35 लाख लोग, 8 करोड़ बंगाल में लोग मुफ्त का खाने पर मजबूर हैं। और मुफ्त का खाना कब खाया जाता है? जब हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाती है, जब हमारी आमदनी नहीं होती है, जब हमारे पास रोजगार नहीं होता है, तब हमें मुफ्त का खाना खाना पड़ता है। और हमें मुफ्त के खाने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे नौजवानों के हाथ से रोजगार छीन लिया जा रहा है, पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे माँ बहनों के हाथ में काम नहीं है, हमारे दुकानदार भाइयों का जो कारोबार है वो मंदा चल रहा है, हर चीज में मंदी होती जा रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक अपील करता हूँ, एक छोटी सी बात, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात को एक कहानी के तौर पर आपको सुनाता हूँ। ये जो लक्ष्मी भंडार, सबूत साथी, रूपोश्री, इन सब के फ्री का राशन, ये सारा जो कहानी है ना, ये कहानी के तौर पर आप सुनेंगे तो 1 मिनट में कहानी खत्म करता हूं। कि आपको एक पता है कि एक बंगाल में एक मशहूर चोर था, चलिए उसका नाम लालू रख देते हैं। ये लालू चोर बंगाल का बहुत मशहूर चोर था। अरे वो का बोले कि कालू रखो, तो चोर का नाम कालू रख दिए। तो ये कालू चोर अपने फितरत से मजबूर था, उसको चोरी करने की आदत थी। एक दिन आपके अलीमुद्दीन स्टेट में एक मिनी बस रुकी और बस से जब पैसेंजर उतरने लगे तो ये कालू चोर गया, एक पैसेंजर के जेब में 5000 रुपया था, सारा पैसा चोरी कर लिया। और पैसा चोरी करके बगल वाली चाय की दुकान में बैठकर चाय पीने लगा। और जिसका पैसा चोरी हुआ वो पैसा लेकर देखा नहीं है, वो बेचारा परेशान हो गया, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरा 5000 रुपया चोरी हो गया, बच्चे का दवा लेना था, घर का सामान लेना था, मुझे घर वापस जाना है, मैं क्या करूंगा। आसपास में लोग जमा हो गए, उसको देखने लगे, सुनने लगे। वो बेचारा रोता रहा और बगल वाली चाय की दुकान में बैठकर कालू चोर देखता रहा। थोड़ी देर तक ये सिलसिला चलते रहा। कुछ देर बाद कालू चोर उठकर उसी आदमी के पास गया जिसका पैसा चोरी किया था। जाकर उससे पूछता है क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो वो बेचारा रोते हुए बोला मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरे जेब में 5000 रुपया था, बेटा का दवा लेना था, घर का सामान लेना था, घर वापस जाना है, अब मैं क्या करूंगा। तो कालू चोर ने कहा घबराओ मत, मैं हूं ना। वो अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपया निकाल के उस आदमी को दे दिया। वो आदमी 500 रुपया लेके सोचने लगा कि मैं इतनी देर से रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये कालू जो आदमी है ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने मुझे 500 रुपया देके मदद किया। और वो बेचारा 500 रुपया लिया, उसको दुआ दिया और चला गया। ये कहानी से आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, ये कालू चोर आपका 5000 रुपया चोरी करके 500 रुपया देकर दुआ लेके जाता है। तो ये कालू चोर और कोई नहीं है, ये कालू चोर बंगाल में ममता बनर्जी है और देश में मोदी है, जो आप ही का पैसा चोरी करता है, आप ही को 500 रुपया लक्ष्मी भंडार देता है और आपका वोट लेके चला जाता है। ऐसे चोरों के खिलाफ ये लड़ाई है। इसलिए हमारी माँ बहनों से मेरा ये अपील है कि आप अपना फैसला कांग्रेस के हक में लेकर हमारे उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य जी, जो कि काबिल है, तालीम याफ्ता है, हमारे इलाके के इसी कलकत्ता शहर में उन्होंने काफी नौजवानों को तालीम देकर आज इस लायक बनाया है कि वो अपना सर उठाकर समाज में खड़े हो सके। और दूसरी तरफ तृणमूल का उम्मीदवार है जिनके ऊपर नारदा का केस चल रहा है, जिनके ऊपर शारदा का केस चल रहा है, जो जेल में रह चुके हैं। ऐसे लोगों को आप अपने समाज का नुमाइंदा बनाएंगे, कोई देश पार्टी बदल के भाग रहा है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपना कीमती वोट कांग्रेस के हाथ में देकर मोहब्बत की दुकान को खोलने का काम आप लोग के हाथों से हो। यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करते हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूं। सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया
अब आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, इस क्षेत्र से जो वाम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और एक बात और आपको बता दें कि 72 में जब कांग्रेस आया था, 1972 में जो लोग होंगे यहाँ पर बुजुर्ग लोग उनसे पूछिए बताएंगे, उस समय प्रदीप भट्टाचार्य, प्रेमचंद दास मुंशी, सुब्रतो मुखर्जी का एक नाम था, नूरुल इस्लाम, और इनके चलते ही उस समय कांग्रेस यहाँ पे आए थे। और उस समय